कक्षा 10 जीव विज्ञान। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पोषण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार। संतुलित आहार का अर्थ यह होता है कि भोजन में समस्त अवयवों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, ये सब की मात्रा जो है भोजन में होना चाहिए, जिसके फलस्वरूप तभी हम भोजन को संतुलित भोजन कह सकते हैं। संतुलित भोजन करने से हमारे शरीर में शरीर के समस्त अंगों का विकास होता है और संतुलित भोजन तभी कहलाता है जब हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है भोजन, तभी जो है संतुलित भोजन कहलाता है। अब है संतुलित भोजन न करने के कारण बच्चों में या वयस्कों में कुपोषण हो जाता है। अक्सर कुपोषण जो है बच्चों में ही देखा गया है। कुपोषण कुपोषण जो है आहार में एक अथवा अधिक पदार्थों के तत्वों की कमी। आहार में एक अथवा अधिक पदार्थों की कमी के कारण जो है कुपोषण हो जाता है। कुपोषण से शरीर की शिथिलता, मानसिक शिथिलता, अंगों का ठीक से विकास न होना, यह सब जो है संतुलित भोजन का जो है कुपोषण कहलाता। संतुलित भोजन न होने के कारण ये सब कुपोषण उत्पन्न हो जाते हैं। कुपोषण प्रोटीन के कारण, प्रोटीन के कारण जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब बच्चों में कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। हाथ पांव जो है उनके शरीर कमज़ोर हो जाता है और उनकी हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है और जो है अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे क्वाशरकोर मरेस्मस, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे को शिखंडी हो गई है। हाथ पांव पतला हो जाता है, पेट भारी हो जाता है, सर भारी हो जाता है और बच्चा जो है उसकी त्वचा जो है वीकनेसता हो जाती है, त्वचा जो है झूल जाता है। यह सब जो है प्रोटीन के कमी के कारण ये सब रोग उत्पन्न होते हैं। अगला है जंतुओं में विषम पोषक के पद। जंतुओं में विषम पोषक के पद। तो जंतुओं में विषम पोषक के पद 5 पद होते हैं। पहला जो है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल विसर्जन। ये जो है 5 जंतुओं में विषम पोषक के पद होते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का अर्थ यह होता है कि भोजन को जब ही हम मुख में लेते हैं अंतर्ग्रहण की क्रिया जो है शुरू हो जाती है। इसके बाद है पाचन। पाचन क्या है? पाचन जो है ठोस कार्बनिक पदार्थों का सरल घुलनशील पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। दूसरा है अवशोषण। अवशोषण के फलस्वरूप भोजन के जो अवयव हैं वह हमारी छोटी आंतों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब जो है छोटी आंतों में ही जो है रसांकुर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब उस भोजन में जल और खनिज लवण होता है, यह सब जो है बड़ी आंतों में अवशोषित होता है। इसके बाद भोजन में कुछ बचा नहीं रहता है, जिसके फलस्वरूप वह भोजन जो है फिर पुनः अपने मार्ग से होते हुए
छोटी आंत से बड़ी आंत में होते हुए मलाशय की ओर बढ़ जाता है। और स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का अर्थ यह होता है कि स्वांगीकरण के फलस्वरूप जो अवयव हैं, भोजन के जो प्रमुख अवयव हैं, वह शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, जिनके फलस्वरूप हम उनको स्वांगीकरण कहते हैं। अब है विसर्जन, मल विसर्जन। मल विसर्जन का अर्थ यह है कि भोजन के कणों को, जो भोजन के जो कण हैं, उसके अंदर अब कुछ शेष नहीं बचता है, वह अपशिष्ट के रूप में हो जाता है। वह अपशिष्ट पदार्थ जो है धीरे धीरे छोटी आंतों से होकर के बड़ी आंतों में प्रवेश करके वह मलाशय को जाता है और वहाँ पर कुछ देर तक रहता है और उसके बाद समय समय से उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद है विभिन्न जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण। विभिन्न जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण। तो विभिन्न जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण जैसे अमीबा, जैसे अमीबा। अमीबा में जो है भोजन जो है स्पर्श के द्वारा होता है। उस जो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है और वह एक कोशिकीय प्राणी है। वह जल में वह इस तरह से तैरता रहता है, उसमें अंगुली के समान संरचना होती है। कोई भोजन का कण जो है आकर के उस पर टकरा जाता है, उस पर चिपक जाता है और वहाँ की दीवार जो है इस तरह से भ्रष्ट होने लगती है और भ्रष्ट होकर के वह भोजन अंदर चला जाता है और अंदर जा कर के फिर वह अपना पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह से दूसरा है हाइड्रा। हाइड्रा में जो है स्पर्शक होते हैं, अंगुली के समान स्पर्शक होते हैं और उसमें दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। कोई भी जीव जो है, कोई भी जीव या भोजन का कण उसके स्पर्शक के पास आता है और स्पर्शक के पास आने के फलस्वरूप वह जो है उसको पकड़ लेता है और पकड़ करके स्पर्शक के द्वारा जो है दंश कोशिकाएँ होती हैं उनको मार देती हैं और उनको मारने के फलस्वरूप वह फिर पुनः अपने आहार नाल में उसको भेज देता है। इस तरह से कीटों में भोजन को पकड़ने के लिए, कुतरने के लिए और चबाने के लिए, चूसने के लिए विशेष मुखांग होते हैं। और मछलियों में जल के भाग धारा के साथ ही भोजन को मुख गुहा में पहुंचाया जाता है। इस तरह से जो है विभिन्न जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य के आहार नाल में पाचन। मनुष्य के आहार नाल में पाचन कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन कैसे होता है। मनुष्य के आहार नाल में पाचन। मनुष्य के आहार नाल में पाचन, इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि जो है मनुष्य के आहार नाल में पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जो है फिगर बनाएंगे कि मनुष्य की जो आहार नाल है वह किस प्रकार की होती है। वह जो है उसको हम डायग्राम को पहले बना लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से आपको समझाया जाएगा। रोक दो भैया। तो हम पढ़ेंगे मनुष्य के आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल में पाचन। मनुष्य के आहार नाल में पाचन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये डायग्राम आप देख रहे हैं मनुष्य का आहार नाल का जो है डायग्राम है। यह जो है सबसे पहले फर्स्ट टाइम में आता है मुख। अभी हम पढ़े थे पाचन की परिभाषा पढ़े थे कि पाचन क्या है। तो कार्बनिक ठोस पदार्थों का
सरल अकार्बनिक घुलनशील पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। सबसे पहले आता है मुख। मुख क्या है? मुख से ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख के अंतर्गत आता है ये अंतर्ग्रहण। भोजन को हम मुख के द्वारा जो लेते हैं, जिनको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब इसके मुख के अंदर आता है दांत। दांत आता है तो दांत जो है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, छेदक, अग्रचवर्णक और चौवर्णक, 4 प्रकार के दांत होते हैं। हमारे दांतों का जो सूत्र है दंत सूत्र, दंत सूत्र होता है 21-23/21-23/2। यह जो है दंत सूत्र होता है। यह जो है मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। अभी हम पढ़े हैं दंत सूत्र के बारे में 21-23/21-23/2। यह मनुष्य का जो है दंत सूत्र है। 4 दांत जो है हमारे काटने वाले हैं, 2 दांत जो है हमारे छेदने वाले हैं और 4 दांत जो है अग्रचवर्णक हैं और 6 दांत जो है तेनिधर और तेनिधर या जो है चौवर्णक हैं, चबाने और पीसने वाले हैं। दांतों के बारे में हमने जान गया। अब है जीभ। जीभ के बारे में हम पढ़ेंगे। जीभ जो हमारी है वह आगे की तरफ लगी होती है, लेकिन जो रेंगने वाले जंतु हैं उनमें जो है जीभ पीछे की तरफ लगी होती है, इसलिए वह अपने जीभ को बहुत ज़्यादा जो है बाहर निकाल पाते हैं। हम अपने जीभ को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पाते हैं। यही कारण है कि उनकी जीभ जो है पीछे लगी होती है, आगे फ्री होता है। हमारी दांत जो है, हमारी जीभ जो है आगे लगी होती है, पीछे भी लगी होती है, इसलिए हम अपने जीभ को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पाते। जीभ में 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। यह जो है स्वाद कलिकाएं इनमें होती हैं, जो कि समस्त भोजन को का स्वाद ग्रहण करने का कार्य करती हैं। अग्रभाग जो है मीठे का ज्ञान कराता है, मध्य भाग जो है कड़वे का ज्ञान कराता है और पश्च भाग जो है तीखे का ज्ञान कराता है। हम पढ़ लिए जीभ के बारे में। अब है भोजन को जब ही हम मुख में लेते हैं, अभी एक छूट गया, लार ग्रंथियाँ। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जो है एक इस कान से, एक इस कान से और एक जीभ के नीचे से। 3 जोड़ी ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी ग्रंथियाँ जो है लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार में जो है मेन पॉइंट है, लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम होती है। टाइलिन नामक एंजाइम होती है जो कि लार को जो है इसमें या भोजन को पचाने में बहुत सहायता करती है। इसीलिए हमें जो है सुबह उठ करके बिना ब्रश किए हुए हमें जल ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि वह जल लार जो है मुख में जाता है, जिससे हमारे शरीर का वो जो है पाचन क्रिया सही से हो पाती है। तो इस तरह से लार के बारे में हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे दांत के बारे में पढ़ लिए, जीभ के बारे में पढ़ लिए, लार के बारे में पढ़ लिए। अब ये भोजन का टुकड़ा जो ही हम जो है मुख में लेते हैं, दांत की सहायता से उसको चबाया जाता है। जीभ के द्वारा जो है लार ग्रंथियों के द्वारा उसको लुगदी बनाया जाता है। और लार में माल्टोज शर्करा होती है। सूखी रोटी 32-33 बार अगर चबाएंगे तो वह मीठी लगने लगती है। अब उस लुगदी को हम ग्रास नली से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए उसको आमाशय में लाते हैं। आमाशय में पहुंचने के फलस्वरूप आमाशय के अंदर जो है अमाशयी रस निकलता है और पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, अग्न्याशय से अग्नाशयी रस निकलता है। ये सब एंजाइम निकल कर के भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। और भोजन जब पच जाता है तो यह भोजन, पचा हुआ भोजन फिर पुनः छोटी आंत से होते हुए, अमाशय से होते हुए छोटी आंत में आता है और छोटी आंत की लंबाई जो है लगभग 7 मीटर होती है। इसके अंदर जो है रसांकुर होते हैं, अंगुली के समान संरचना होती है, जिनको हम क्रिस्टी या बिलाई कहते हैं।
उन्हीं के द्वारा जो है भोजन के अंदर जो प्रमुख अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब जो है उन्हीं बिलाई के द्वारा, रसांकुरों के द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। उसके फलस्वरूप यह फिर पुनः जो है भोजन वहाँ से होते हुए यह भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। यह जो है भोजन बड़ी आंत से आकर के इसमें अब भोजन में वही जल और खनिज लवण बचता है, वही बड़ी आंत में इनका जो है अवशोषित कर लिया जाता है इनको, और फिर पुनः वह जो है भोजन सरक करके इस मलाशय में आ जाता है और मलाशय में जा कर के पड़ा रहता है और समय समय से उसको बाहर गुदा के द्वारा जो है निकाल दिया जाता है। एक अंग बचा हुआ है इसका जो है कृमि रूप परिशिष्का। कृमि रूप परिशिष्का क्या है? जब हम भोजन पका कर नहीं खाते थे, आदिकाल में जो है हम भोजन को बिना पकाए खाते थे, कच्चा खाते थे, उसके लिए आंत बनी हुई थी। ये जो पौधों के अंदर जो है सेलुलोज होता है उसके पाचन के लिए बनी होती। जब हम पेड़ की पत्तियों को, फलों को कच्चे खाते थे उसके लिए यह आंत बनी हुई थी। जब हम भोजन को पकाकर खाने लगे तो इस आंत का जो है कार्य क्या हो गया? समाप्त हो गया और वह धीरे धीरे वह छोटी हो गई और छोटी होकर के भी आज भी हमारे आंत में छोटी आंत का यह हिस्सा है, यह जो है छोटी आंत का हिस्सा है और यह जो है उसी आंत में लगी रहती है, जिसके फलस्वरूप यह जो है कभी कभार इसमें भोजन के कण रुक जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें घाव हो जाता है और उसी को हम कहते हैं कि इनको अपेंडिक्स हो गया है। फिर उनको जो है हम कटवा करके निकलवा देते हैं, उससे हमारे आहार नाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही जो है क्या है? वर्मीफार अपेंडिक्स। तो इस तरह से बच्चों हमने यह देखा कि किस तरह से मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया बारी बारी से कैसे होती है और फिर पुनः जो है वह कैसे समाप्त होती है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में